नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है बंजारा। धीरे धीरे रात खिसक चली। प्रभात के फूलों के तारे चू पड़ना चाहते थे। विंध्य की शैलमाला में गिरी पथ पर एक झुंड बैलों का बोझ लादे आता था। साथ के बंजारे उनके गले की घंटियों के मधुर स्वर में अपने ग्राम गीतों का आलाप मिला रहे थे। शरद ऋतु की ठंड से भरा हुआ पवन उस दीर्घ पथ पर किसी को खोजता हुआ दौड़ रहा था। वे बंजारे थे। उनका काम था सरगुजा तक के जंगलों में जाकर व्यापार की वस्तु क्रय विक्रय करना। प्रायः बरसात छोड़कर वे 8 महीने यहीं उद्यम करते। उस परिचित पथ में चलते हुए वे अपने परिचित गीतों को कितनी ही बार उन पहाड़ी चट्टानों से टकरा चुके थे। उन गीतों में आशा, उपालंब, वेदना और स्मृतियों की कचोट, ठेस और उदासी भरी रहती। सबसे पीछे वाले युवक ने अभी अपने आलाप को आकाश में फैलाया था। उसके गीत का अर्थ था, मैं बार बार लाभ की आशा से लादने जाता हूँ, परंतु है उस जंगल की हरियाली में अपने यौवन को छिपाने वाले कोमल कुमारी, तुम्हारी वस्तु बड़ी महंगी है। मेरी सब पूंजी भी उसको क्रय करने के लिए पर्याप्त नहीं। पूंजी बढ़ाने के लिए व्यापार करता हूँ, एक दिन धनी होकर आऊँगा, परंतु विश्वास है कि तब भी तुम्हारे सामने रंग ही रह जाऊँगा। आलाप लेकर वह जंगली वनस्पतियों की सुगंध में अपने को भूल गया। यौवन की उभार में नंदू अपरिचित सुखों की ओर जैसे अग्रसर हो गया था। सहसा बैलों की श्रेणी के अग्रभाग में हलचल मची। तड़ातड़ का शब्द, चिल्लाने और कूदने का उत्पात। नंदू का सुख स्वप्न टूट गया। बाप रे, डाका कहकर वह पहाड़ी की गहराई में उतरने लगा। गिर पड़ा, लुढ़कता हुआ नीचे चला, मूर्छित हो गया। हाकिम परगना और इंजीनियर का पड़ाव अधिक दूर न था। डाका पड़ने वाला स्थान दूसरे ही दिन भीड़ से भर गया। घोड़ैत और सिपाहियों की दौड़ धूप चलने लगी। छोटी सी पहाड़ी के नीचे फूस की झोपड़ी में उषा किरणों का गुच्छा सुनहले फूल के सदृश झूलने लगा था। अपने दोनों हाथों पर झुकी हुई एक सांवली सी युवती उस आहत पुरुष के मुख को एकटक देख रही थी। धीरे धीरे युवती के मुख पर मुस्कुराहट और पुरुष के मुख पर सचेष्टता के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे। पुरुष ने आंखें खोल दी। युवती पास ही धरा हुआ गर्म दूध उसके मुंह में डालने लगी और युवक पीने लगा। युवक की उतनी चोट नहीं थी जितना वह भय से आक्रांत था। वह दूध पीकर स्वस्थ हो चला। उठने की चेष्टा करते हुए पूछा, मोनी तुम हो? हाँ, चुप रहो, अब मैं चंगा हो गया हूँ, कुछ डरने की बात नहीं। अभी युवक इतना ही कह पाया था कि एक कौल चौकीदार की क्रूर आंखें झोपड़ी में झांकने लगी। युवक ने देखा, चौकीदार ने हंसकर कहा, वाह वाह मोनी, डाका भी डलवाती हो और दया भी करती हो। बताओ तो कौन कौन थे? साहब पूछ रहे हैं। मौनी की आंखें चढ़ गईं। उसने दांत पीस कर कहा, तुम पाजी हो, जाओ मेरी झोपड़ी में से निकल जाओ। हाँ, ये कहो कि तुम्हारा मन रिझ गया है इस पर। यह तो कभी कभी तुम्हारा प्याज मेवा लेने आता है ना, चौकीदार ने कहा। घायल बाघनी से वह तड़प उठी। चौकीदार कुछ सहमा, परंतु वह पूरा काइयाँ था। अपनी बात का रुख बदलकर वह युवक से कहने लगा, क्यों जी, तुम्हारा भी तो लुटा गया है, कुछ तुम्हें भी चोट आई है। चलो साहब से अपना हाल कहो, बहुत से माल का पता लगा है, चलकर देखो तो। क्यों मोनी, अब जेल जाओगी ना? हमारी बात मान जाओ। चौकीदार ने पड़ाव से दूर हथकड़ी से जकड़ी हुई मोनी से कहा। मोनी अपनी आंखों से स्याही संध्या की कालिमा में मिला रही थी। पेड़ों के इस झुरमुट में दूर वह बंजारा भी खड़ा था। एक बार मोनी ने उसकी ओर देखा। उसके होठ फड़के। वह बोली, मैं किसी को नहीं जानती और नहीं जानती थी कि उपकार करने जाकर यह अपमान भोगना पड़ेगा। फिर जेल की भीषणता का स्मरण करके वह दीनता से बोली, चौकीदार, मेरी झोपड़ी और सब पेड़ ले लो, मुझे बचा दो। चौकीदार हंस पड़ा। बोला, मुझे वह सब न चाहिए। बोलो, तुम मेरी बात मानोगी? वही, मुनि ने चिल्लाकर कहा, नहीं, कभी नहीं। नर पिशाच चौकीदार ने बेदर्द होकर कई थप्पड़ लगाए, पर मोनी न रोई, न चिल्लाई। वह हठी लड़के की तरह उस मारने वाले का मुंह देख रही थी। हाकिम परगना एक अच्छे सिविलियन थे। वे कैंप से टहलने के लिए गए थे। नंदू ने न जाने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा। वे उधर ही चल पड़े जहां मोनी थी। सब बातें समझकर साहब ने मोनी की हथकड़ी खोलते हुए चौकीदार की पीठ पर 2-3 बेंत जमाए और कहा, देख बदमाश, आज तो तुझे छोड़ता हूँ, फिर इस तरह का कोई काम किया तो तुझसे चक्की ही पिसवाऊंगा। असली डाकुओं का पता लगाओ।
मोनी पड़ाव से चली गई और नंदू अपना बैल पहचान कर ले चला। वह फिर बराबर अपने उस व्यापार में लगा रहा। कई महीने बाद एक दिन फिर प्याज मेवा लेने की लालच में नंदू उसी मोनी की झोपड़ी की ओर पहुंचा। जहां जाकर उसने देखा, झोपड़ी के सब पत्ते छाजन तितर बितर होकर बिखर रहे हैं और पत्थर के ढोके अब तक गिरना चाहते हैं। भीतर कूड़ा है, जहां वह पहले जंगली वस्तुओं का ढेर देखा करता था। उसने पुकारा, मोनी। कोई उत्तर न मिला। नंदू लौटकर अपने पथ पर आने लगा। सामने देखा पहाड़ी नदी के तट पर बैठी हुई मोनी को। वह हंसता हुआ फूल कुम्हला गया था। अपने दोनों पैर नदी में डाले बैठी थी। नंदू ने पुकारा, मोनी। वह फिर भी कुछ न बोली। अब वह पास गया। मोनी ने देखा, एक बार उसके मुंह पर कुछ तरावट सी दौड़ गई। फिर सहसा कड़ी धूप निकल आने पर एक बौछार की गीली भूमि जैसे रुखी हो जाती है, वैसे ही उसके मुंह पर धूल उड़ने लगी। नंदू ने पूछा, मोनी, प्याज मेवा है? मोनी ने रूखेपन से कहा, अब मैं नहीं बटोरती नंदू, बेचने के लिए नहीं इकट्ठा करती। नंदू ने पूछा, क्यों? अब क्या हो गया? जंगल में वही सब तो हम लोगों के लिए भोजन है। उसे बेच दूंगी तो खाऊंगी क्या? और पहले क्या था? वह लोभ था, व्यापार करने की, धन बटोरने की इच्छा थी। अब वह इच्छा क्या हुई? अब मैं समझती हूँ कि सब लोग न तो व्यापार कर सकते हैं और न तो सब वस्तु बाजार में बेची ही जा सकती है। तो मैं लौट जाऊँ? हाँ, लौट जाओ। जब तक ओस की बूंदों से ठंडी धूल तुम्हारे पैरों में लगे हैं, उतने समय में अपना पथ समाप्त कर लो। लादना छोड़ दूंगा मोनी। ओहो, यह क्यों? मैं इस पहाड़ी पर निस्तब्ध प्रभाव से घंटियों के मधुर स्वर की आशा में अनमनी बैठी रहती हूँ। वह पहुँचने का, बोझ उतारने के व्याकुल विश्राम का अनुभव करके सुखी रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी को लादने के लिए मैं बोझ इकट्ठा करूं। नंदू हताश था। वह अपने बैलों की खाली पीठ पर हाथ धरे चुपचाप अपने पथ पर चलने लगा। धन्यवाद।